कौन वाला? वो सब इधर से, उसकी व्यवस्था सब यहाँ से। अब हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पहले से चालू ही रहना चाहिए, अचानक चालू होता है तो चौंधिया जाती होगी आँख ना। चलिए, आवाज़ आ रही है ठाकुर राम? आ जाओ आ जाओ। और तुम इतनी सीरियस काहे बैठी हो? लेट सो के उठी बहुत, नहीं तो नहाया नहीं है इसका? नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि तुम नहा के ही कोचिंग आ सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे रूल नहीं है ना। मैं कभी नहा के नहीं आता सवेरे, और इनफैक्ट मैं तो 3-4 दिन प्रोग्राम ही नहीं बनता मेरा। कहाँ पहुँचे थे हम लोग? वित्तीय शक्ति है ना। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष क्या करते हैं? ये ध्यान रखना, रखते नहीं हैं, रखवाते हैं। और राष्ट्रपति की तरफ से या ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, कौन संसद के दोनों सदनों में बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट हम काम चलाऊ शब्द बोलते हैं, संविधान में जो उल्लेख है क्या है वो? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये कौन करता है? भारत के वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये करते हैं, ठीक है। अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। यह है डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट, ये उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। डिटेल आप पढ़ोगे, संसद जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे, इसमें ज़्यादा माथापच्ची मत करो। जब मैं बजट पढ़ाऊंगा तब आप समझ में आएगा, अभी हल्का फुल्का बोल दूंगा समझ में नहीं आएगा। बस इतना जान लो, अनुदान की मांग जो होती है वो बजट से संबंधित है, वो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना क्या नहीं की जा सकती। कोई मतलब स्पष्ट भाषा में कि बजट में के लिए जो अनुदान मांगा जाता है उसके लिए पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। रिकमेंडेशन, सिफारिश बोले तो रिकमेंडेशन, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट कैन नॉट बी मेड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है, ये बताना पड़ेगा। देखिए, निधि बोले तो फंड, क्या बोले थे? किसका नाम, किसी का नाम निधि है क्या है? अंग्रेजी में फंड। दो तरह के निधियां, फंड की व्यवस्था है। एक को बोलते हैं हम संचित निधि, एक को बोलते हैं संचित निधि, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड। और एक को बोलते हैं हम आकस्मिक निधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिंजेंसी फंड। देखो, ये जो दोनों फंड है ना, अच्छा ये फंड केंद्र में भी होते हैं और राज्यों में भी होते हैं ना, ठीक, राज्य में भी होता है, राज्य की संचित निधि, राज्य के आकस्मिक निधि, और भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, दोनों जगह होते हैं, सेंटर में भी और वहाँ भी।
अब ये सेंटर की बात, जब सेंटर की बात होगी तो सेंट्रल मतलब संचित, भारत की संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पर कंट्रोल किसका होगा? राष्ट्रपति का। और इस पर भी कंट्रोल किसका होगा? यह होगा भारत की आकस्मिक निधि, इस पर कंट्रोल किसका होगा? राष्ट्रपति। मतलब किसी राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि पर कंट्रोल किसका होगा? फिर राज्यपाल का होगा। इधर जो काम राष्ट्रपति करता है केंद्र में, वही काम राज्य में राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। ये होगी, ये बात होगी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है देखो, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये भी आप संसद में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं बता दूं, समझ तो आना चाहिए क्या है वो। 2 निधियां हैं, इन निधियों में पैसा होता है। जैसे भारत सरकार जो भी पैसा कलेक्ट करती है ना टैक्स से, भारत सरकार की जो भी आय होती है वो पैसे कहाँ जमा होते हैं? यहाँ भारत की संचित निधि में, ठीक। यहीं से आप देखोगे सारे बजट के लिए पैसा रिलीज़ होता है, यहीं से बजट, रोड बनाना है पैसा यहीं से निकलेगा। केंद्र सरकार जो बनाती है, केंद्र सरकार जो भी बिल्डिंग बनाएगी, प्रोजेक्ट बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, केंद्र सरकार जो करेगी वो पैसा यहीं से निकलेगा। बजट जो भी केंद्र सरकार खर्च करती है, चाहे फ्री में चावल देना हो, चाहे योजनाएं, जिसमें भी खर्च करना हो सब पैसा, तो भारत सरकार की इनकम टैक्स से होती है। हमने किसी देश को ऋण दिया है तो उसका ब्याज भी तो भारत सरकार की इनकम है। तो भारत सरकार का इनकम सारा कहाँ जमा होगा? यहाँ, ठीक। यहीं से सबको सैलरी निकलती है, राष्ट्रपति, प्रधान, इन सबको सैलरी कहाँ से निकलता है? यहीं से निकलेगा। कंटिजेंसी फंड ये है इमरजेंसी के लिए फंड। सॉरी ये यहाँ पे मैं गलत बोल गया, इस पर कंट्रोल होता है संसद का, संचित निधि पर कंट्रोल संसद का, और यहाँ पर आकस्मिक निधि पे कंट्रोल राष्ट्रपति, सॉरी, ठीक, ये होता है। अच्छा, अब आकस्मिक निधि, तो भाई यहाँ पर ना कुछ पैसा यही संचित निधि से यहीं से ट्रांसफ़र करके यहाँ रखा जाता है आकस्मिक कंटिजेंसी फंड में, जिसमें नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति की ओर से असल में वास्तव में एक सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो वास्तव में उनके कंट्रोल में होता है राष्ट्रपति की ओर से ना। तो इमरजेंसी के लिए अचानक मान लो, अचानक भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। देखो, जो संचित निधि से जो पैसा है उसके निकलने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि कंट्रोल उस पर किसका? संसद का। पूरी एक, अब यहीं पर एक विधेयक आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, विनियोजन विधेयक, सुना होगा कभी, है ना? एप्रोप्रिएशन बिल। होता क्या है कि यहाँ पर संसद की प्रक्रिया है, संसद के दोनों सदन पास करेंगे, राष्ट्रपति की सिग्नेचर होगी, तब पैसा निकलेगा। तो इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन अचानक भारत सरकार को पैसा चाहिए, अचानक, तो वो राष्ट्रपति जो है यहाँ से पैसा निकाल के दे सकते हैं। हालांकि बाद में संसद की अनुमति बाद में ली जाएगी। यहाँ राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है राष्ट्रपति। अब यहाँ से राष्ट्रपति के ऊपर भी कुछ है, जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ गई, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से तुरंत उस राज्य में वित्तीय सहायता देना चाहते हैं, निकाल दिया 100 करोड़, दे दिया, है ना। अच्छा, एक और चीज़, इसका एक और छोड़ो, वो जब डिटेल पढ़ोगे तब, अभी इसका समय नहीं आया, क्योंकि आप यहाँ हो, बाकी यहाँ की चीज़ें एकदम खिचड़ी हो जाएंगी तो आपको दिक्कत होगा। अभी सिर्फ इतना तो आप क्या समझ गए आप? वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय बोलो तो अचानक जो व्यय आता है, अचानक पता नहीं हमको, अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं, त्वरित भुगतान, ठीक। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, ये फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, गोदना गादना नहीं, सब संसद में पढ़ोगे आप, मैं कुछ अब मुझे जानकारी है, मैं समझाने के लिए आपको बोल देता हूँ, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? राष्ट्रपति। हमारा फोकस यहाँ राष्ट्रपति है ना, क्योंकि हम वित्त आयोग भी पढ़ेंगे, संसद में सब पढ़ेंगे, संसद आएगा ना भाग 5 का, तो सब पढ़ेंगे।
तो आपके लिए जो अभी जानकारी महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक वित्त आयोग होता है, राज्य का भी वित्त आयोग होता है और केंद्र में भी वित्त आयोग होता है, सेंटर में भी होता है। तो डेट इज सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, यूनियन, और यू मे कॉल इट यूनियन फाइनेंस कमीशन। आप बोल सकते हो केंद्रीय वित्त आयोग या फिर बोलोगे संघीय वित्त आयोग। केंद्र और संघ बात एक ही होती है ना। ये तो जो यहाँ वित्त आयोग का मतलब राज्य के वित्त, जब राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं तो राज्य के वित्त आयोग की तो बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, केंद्रीय वित्त आयोग की बात हो रही है ना। तो राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। इस वित्त आयोग, यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ दे दी गई, जितनी जानकारियाँ दी वही लोग। एक वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष। फिर नया वित्त आयोग गठन होगा, 5 वर्ष के लिए होता है। और इसका वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो होगा, यूनियन फाइनेंस कमीशन, इसका मुख्य कार्य क्या है, राज्य व सेंटर के मध्य राजस्व का बंटवारा, जो रेवेन्यू आता है ना, जैसे मैं बताता हूँ कैसे। टैक्स, भाई कुछ टैक्स ऐसे होते हैं, टैक्स बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ टैक्स समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स का कितना लेना है वो तय करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती, इकट्ठा करती है पूरे देश से, और जब कलेक्शन हो जाता है तो राज्यों, सेंटर अपना एक शेयर रखती है, राज्यों को शेयर बांटती है। तो वित्त आयोग असल में वो यही कार्य करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा ये तय करता है। हाँ भाई, आते ये राज्य के होंगे, आते सेंटर के होंगे, वो ये सब काम इसका है। ठीक है। बजट शब्द का संविधान में वर्णन नहीं किया गया, एक फैक्ट दे दिया, ऐसे कूट में आ जाता है ना। मैंने बताया आपको कि बजट शब्द का वर्णन संविधान में नहीं है, हम काम चलाऊ भाषा में बजट बोलते हैं, है ना। हमारे संविधान में इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट क्या होता है, बजट कुछ नहीं होता है। बजट कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ खर्चा होगा, इसी का विवरण होता है बजट। ठीक। विधायी शक्तियाँ देखिए, विधायी शक्तियाँ बोले तो विधायिका में जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती, विधायिका बोले तो जो विधि बनाती, और केंद्र के लिए विधि बनाने का काम कौन करती, संसद। तो राष्ट्रपति अब संसद में जिन शक्तियों का उपयोग करेंगे वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ होंगी। देखिए, वह संसद की बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। ठीक। आपको अध्यादेश पढ़ाया था मैंने, उस समय बताया था संसद की बैठक बुला सकता है, मतलब सत्र बुला सकते हैं, कभी भी बैठक भी बुला सकते हैं, आओ इमरजेंसी बैठक। सत्र की बैठक बोले तो बैठक तो सत्र में होता है। तो असल में कोई भी सत्र या बैठक बुलाने का अधिकार किसका है, संसद के दोनों सदनों का, राष्ट्रपति का। फिर क्या बोला, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। वास्तव में संसद के सत्र की जो बैठकें होती हैं, एक सत्र में बहुत सारी बैठकें हो सकती हैं, रोज रोज बैठक होती है। वास्तव में लोकसभा की बैठक को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर का है, मुखिया का है। राज्यसभा में सत्र चल रहा है, उस वहाँ कोई बैठक का स्थगित करने का अधिकार राज्यसभा के अध्यक्ष का है, सभापति का है। लेकिन ये क्या बोला, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक को स्थगित भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये अधिकार है किसका, आप सदन के मुखिया का। लोकसभा के मुखिया को हम किस पद नाम से जानते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर। और राज्यसभा के मुखिया को हम किस नाम से जानते हैं, राज्यसभा का सभापति, अंग्रेजी में बोलते हैं चेयरमैन। इंट्रोडक्टरी क्लास देखे हो तुम लोग, तुम ऐड हो 10-50 वाले बैच में? मैं लिंक भेजाऊँ ना कल, पक्का भेजाऊँ? कल नहीं भेजाऊँ, पहले भेजाऊँ? 6-7 वीडियो का लिंक भेजाऊँ ना, कि संविधान का भूमिका, केवल उसको कहानी की तरह आप देखो, है ना। जिसको भी ये इंट्रोडक्टरी क्लास जो नया है, इंट्रोडक्टरी क्लास जिसे भी नहीं मिला है वो मुझे व्हाट्सएप में सूचित करेगा, मैं उसे 6 वीडियो के इंट्रोडक्टरी क्लास भेजूँगा। कुछ नहीं करना, बैकअप क्लास में लूँगा, लेकिन आप उन वीडियो को कहानी की तरह देख लो,
6-7 घंटे की वीडियो होगी, कहानी की तरह। कुछ याद रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ देखना है कहानी की तरह। उससे क्या होगा कि और जब ये जो देश पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी स्पष्टता आ जाएगी, है ना। फिर तो बैकअप क्लास लूँगा तो वो तो हो ही जाएगा, और छात्र आ जाए, धीरे धीरे आ रहे हैं। बैकअप क्लास ऑर्गेनाइज करूँगा, लगातार बैकअप क्लास लेंगे, आप कनेक्ट हो जाओगे विषय से, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखें विधायी शक्तियों में, किसमें, हाँ, आपको ना ऑप्शन से समझना पड़ेगा। कुछ समय के लिए स्थगित बोल दिया तो, और अब स्थगित क्या होता है, देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजर्नमेंट, एडजर्न, और एक होता है एडजर्नमेंट सिने डाई, अनिश्चितकालीन स्थगन। बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा, व्यर्थ में घूमोगे, क्योंकि अभी कखा गगा में हो, बात की चीज़ हो जाएगी। संसद पढ़ाऊँगा सब समझ में आएगा। अभी बस क्वेश्चन दूंगा ना, मैं समझ जाओगे। हाँ, है किसका, हाँ, रुक जाओ, स्पष्टता होनी चाहिए। सत्र है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम सेशन। संसद के दोनों सदनों में कितने सत्र हो सकते हैं, 3। पहला वाला वर्ष का पहला सत्र बजट सत्र, दूसरा वाला बजट फरवरी, मानसून कब आता है, जून, मानसून दूसरा वाला, और उसके बाद आता है ठंडी, तो उसके बाद तीसरा वाला शीतकालीन। 3 सत्र हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मान लो किसी कारणवश तीनों सत्र ना हो सके, तो वर्ष में किसी भी सदन में कितने सत्र का होना आवश्यक है, 2 का होना ज़रूरी है। और इसको, इस ज़रूरी कार्य को पूरा करने के लिए संविधान ने एक प्रावधान कर दिया कि 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, 6 माह, उससे अधिक नहीं हो सकता। 6 माह 180वें दिन दूसरा सत्र बुलाना ही होगा। ये सत्र है, मान लो कोई एक सत्र है, सत्र के अंदर क्या होंगी, बैठकें होंगी, सत्र के अंदर क्या होंगी, बैठकें होंगी, ठीक। मान लो ये बजट सत्र है, बजट सत्र है ये। अब यहीं पर मान लो फलाना तारीख को ये बैठक चल रही है, और साले जानते तो हो, जूता चप्पल फेंकने लगते हैं, गरियाने लगते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं, कुर्सी करने लगते हैं, है ना। राज्यसभा में तो थोड़े सभ्य लोग मिल भी जाएंगे, लोकसभा में तो चोर डकैत सब आपको वहाँ मिलेंगे, भ्रष्ट ठग, वहाँ हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा लोकसभा में आपको। तो ये झगड़ा जो है ये करने लग गए, स्पीकर महोदय परेशान हो गए, यहाँ देखा थे, ऐसे देखा थे, नहीं ऐसे नहीं हो ये कर चेहरा इस समय, ऐसा होगा, ये देखा थे। ये स्थगन कर सकते हैं, मतलब टेम्पररी स्थगन बोले तो टेम्पररी। वो स्थगन सत्र का नहीं होता, स्थगन किसका होता है, बैठकों का होता है। बैठक, सालों काम नहीं करने दे रहे हो, सुन नहीं रहे हो, जूता चप्पल फेंक रहे हो, 2 घंटे के लिए सदन की बैठक स्थगित की जाती, 2 घंटे के लिए टेम्पररी। फिर 2 घंटे बाद फिर से बैठक शुरू होगी। अब कभी कभी मान लो 2-3 दिन तक कामकाज चलने ही नहीं दे रहे हैं, रोज आके जूता चप्पल फेंक रहे हैं, तो गुस्सा गए, ये आप फिर बोल दी ही सदन की बैठक अनिश्चितकालीन स्थगित की जाती है। मतलब एक नॉर्मल समय वाला होता है स्थगन की, वो बता देंगे उसी समय कि 2 घंटे बाद होगी, या सोमवार को होगी, या मंगलवार को होगी। और एक स्थगन कैसे करेंगे, ज़्यादा गुस्सा आगे कोनो जूता पड़ गए मुंह में, तो बोल दी सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। मतलब अब नहीं मालूम कि दोबारा इस सत्र की वो बैठक कब शुरू होगी, है ना। तो ये वाली बात, ये वाला अधिकार किसका है, मुखिया का है, सदन के मुखिया का। लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष का है, और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति का। तो ये बैठक बीच में ये क्या होता है, यहाँ आ गया आपका स्थगन और अनिश्चितकालीन स्थगन, दोनों मान लो यहाँ, और इस पर अधिकार किसका, सदन के मुखिया का। लेकिन
ये सत्र है, सत्र को बुलाना। और ये चलो भाई बजट का काम पूरा हो गया, अब इस सत्र को क्लोज करना है, तो एक अंतिम लाइन, बड़ी लाइन खींच देता हूं। ये क्या है? सत्रावसान। क्या है ये? सत्रावसान। और ये दोनों कार्य कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है, ये भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है। अच्छा, इसके अंदर जो बैठक है, कभी विशेष बैठक है ना, कि आओ भाई बैठक करते हैं, राष्ट्रपति को कुछ संबोधित करना हो, ये करना हो, तो वो बुला सकते हैं। वास्तव में कायदे से देखा जाए तो सत्र को बुलाने का पावर है, बैठक बुलाने का पावर होना चाहिए उस सदन के मुखिया का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में तो क्लियर है, लेकिन हिंदी जब ट्रांसलेशन इसका इन किताबों का होता है तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सत्र बोलना चाहिए, लिखा है बैठक, वो सदन की बैठक बुला सकता है। वास्तव में वो सदन का सत्र आहूत कर सकता है ना। अब बैठक तो इसके अंदर होता है ना, सत्र आहूत कर दिए, अब इसके अंदर बैठक, ये सब कब बुलाना है, कब स्थगन करना है, सब कार्य किसका? सदन के मुखिया का। और ये बैठक, अब ये हो गया, ये हो गया प्रधानमंत्री। अच्छा, ये एक और चीज़ राष्ट्रपति करते हैं ना, लेकिन राष्ट्रपति क्या अपने मन से करते हैं? नहीं, ये केंद्रीय मंत्री परिषद जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं उनके परामर्श पर करते हैं, उनके परामर्श पर वो बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे बैठक बुला लीजिए लोकसभा का, सत्र प्रारंभ कर दीजिए लोकसभा का, करेंगे। प्रधानमंत्री बोलेंगे सत्र का सत्रावसान कर दीजिए, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, जो जीजा जी बोलेंगे वो करेगा, वो मैं करूँगा। सलमान खान और जैकी श्रॉफ, अभी समझ में आया है? चलो, वह संसद की सत्र बोल दे, बैठक बोल दे, आपको उत्तर राष्ट्रपति ही लेना है, क्योंकि वो लोग इतना अंतर करते ही नहीं प्रश्न का बनाने में। ठीक है, वो स्पष्टता आ जाएगी लोकसभा की, वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो बोलेगा भैया अरे छत्तीसगढ़ के का तुम नहीं जानते है ना। ये प्रश्न भी अपने स्तर पे बनाते हैं, अपने दिमाग से बनाते हैं, और उत्तर भी अपने दिमाग से देते हैं, है ना। क्या होता है मैंने तुमको स्पष्ट बता दिया, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम बनेंगे उस हिसाब से बता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि भाई किसी सत्र के बैठक को कौन स्थगित कर सकता है, तो वहाँ आपका उत्तर होगा स्थगन। स्थगन का अधिकार किसका? स्पष्ट रहेगा, ऑप्शन से तय कर लोगे। दूसरा, ये कुछ समय के लिए स्थगित हो बोल रहा है ना, कुछ समय के लिए। वैसे नॉर्मली स्थगन का शक्ति किसके पास है? सदन के मुखिया का। ये वाला क्लियर है। लोकसभा को विघटित या भंग कर सकते हैं। सदन की संसद के दो सदन होते हैं, जानते हैं आप, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा स्थायी सदन है, वो कभी भंग या विघटित नहीं होती, इंग्लिश में डिसॉल्व नहीं होती, है ना। और परमानेंट हाउस है। लेकिन कौन सा सदन भंग होता है? लोकसभा। लोकसभा विघटित होती है, मतलब भंग का मतलब बोले तो भंग बोल दिए तो लोकसभा खाली, फिर से चुनाव होंगे, जो चुनाव जीतेंगे लोकसभा के सदस्य बनेंगे, ये होता है। तो ये अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग या विघटित कर सकते हैं। शब्दों का ध्यान रखना, तकनीकी शब्द हैं ये, इन्हीं तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल होता है ना। काम चलाओ भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा वहाँ पर कि लोकसभा ला खाली कर दे थे, लोकसभा ला तोड़ दे थे, ऐसे नहीं हो। ये वो दो ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे हिंदी में, विघटित या भंग। ठीक, वे संसद के संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकते हैं। आह्वान करना मतलब बुलाना, है ना, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा। अच्छा, ये चलो इसको बता देते हैं। क्या नहीं रहा? अच्छा, हंस नहीं रहा है। ये ले,
एक ठन चुंदी निकाल देता नहीं। वैसे लगभग राष्ट्रपति पद तक पहुँचते पहुँचते सब गंजे ही हो जाते हैं। चलो देखो, ये सेंट्रल हॉल है। ऐसे समझो इसको कि जिस हम जो संसद भवन जिसे कहते हैं ना, संसद भवन, वो एक बहुत बड़ा सा घर है और उस घर में है 3 कमरे, बड़े बड़े हॉल हैं, 3 हॉल। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। अंग में अब सेंट्रल हॉल मत जोड़ देना। अंग, संसद के अंग जो कहे जाते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। अब मैं आपको उस संसद भवन की बिल्डिंग की संरचना बता रहा हूँ। वहाँ एक लोकसभा के लिए हॉल है, वहाँ एक राज्यसभा का हॉल है और वहाँ एक बड़ा सा सेंट्रल हॉल है, कॉमन हॉल है ना। तो संयुक्त बैठक जो होती है ना, जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती है, यहीं होती है सेंट्रल हॉल। अबे साला वो पंखा से क्या करेगा? हाँ, उल्टा नहीं लगाए पगले भाई, इतना ऊंचा हॉल है कि यहाँ लगाएगा तो यहाँ हवा आएगा। अरे तो सोच ना, यहाँ पंखा लगाए तो नीचे तक आएगा, तो खंबा लगा के यहाँ लगा दिए कि हवा नीचे आएगा है। तो देखो, ऐसे ही 2 और हॉल होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होता है। संसद भवन बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? अब ये मत बोलना बाथरूम वाथरूम नहीं होता, क्या वो भी होता है, लेकिन अब मैं 3 हॉल की बात कर रहा हूँ, है ना। अब देखो क्या होता है, इस संयुक्त बैठक को बुलाने का या आवाहन की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक। और ये जो संयुक्त बैठक, मैं कॉमन गोला खींच देता हूँ ना, सेंट्रल हॉल बोले तो कॉमन गोला खींच दूँ? नहीं यार, एक बड़ा गोला इसके ऊपर बना देता हूँ। नहीं, यहाँ बना देता हूँ अलग से यार। ये क्या है? ये है संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल, ठीक। देखो अब इसको जैसे मान लो, मैं एकदम विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये भी एक अलग टॉपिक है, पूरा क्लास लगेगा इसमें। शॉर्ट में सिर्फ सुनो और सुनो। कोई भी सामान्य विधेयक जानते हो आप, एक सामान्य विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है। इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन हो? 1 2 ना? हाँ, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ मैं। सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक अगर आप जानते हो संसद के दोनों सदन ये भी स्वीकृति देगा, ये भी स्वीकृति देगा और राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे, तभी वो कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा, है ना। सामान्य विधेयक
इसकी स्वीकृति मिलेगी, इसकी स्वीकृति, और अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है तो वो बन जाता है अधिनियम, देश का कानून बन जाता है। संसद, इस प्रकार से सामान्य विधेयक कानून बनता है। लेकिन अगर मान लो वो सामान्य विधेयक ये पास कर रहा है, मान लो एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने उसे अस्वीकृत कर दिया, या इस सदन ने इसे पास कर दिया, इस सदन ने अस्वीकृत कर दिया, तो कोई एक सदन पास कर रहा है और एक सदन उसे पास नहीं कर रहा है, ये कहने का अर्थ है। इसको संवैधानिक भाषा में हम ऐसे कहेंगे कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाए? मतभेद, है ना, डेडलॉक, डेडलॉक समझते हो? डेडलॉक, डेडलॉक मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे समझ रहे हैं हम? एक सदन उसे स्वीकृति दे रहा है, एक सदन उसे स्वीकृति नहीं दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मतभेद है। दोनों इस विधेयक पर, इस फलाना सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गया है, एक पास कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? देयर इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, डेडलॉक। इफ देयर अकर्स अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओवर विच बिल, विच काइंड ऑफ बिल? ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डनरी। इसका मतलब ये है कि मैं धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल पे ही बुलाई जा सकती है ना, यही हुआ ना, इसका अर्थ यही हुआ, समझा था? है? हाँ, कैसे? सामान्य विधेयक, जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी सामान्य विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाए, अर्थात संसद का कोई एक सदन उस विधेयक को, सामान्य विधेयक को पारित कर रहा है और एक सदन पारित नहीं कर रहा है। इसको बहुत सारे तरीक़ों से बोला जा सकता है ना। एक सदन स्वीकृति दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है। एक सदन पास कर रहा है, दूसरा नहीं पास कर रहा है। इसी अवस्था में केवल संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब जो चीज़ें किताबों में स्पष्ट रूप से नहीं आपको मिलेगी, यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत में भी आपको नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ क्या नहीं मिलेगा। अब एडिट कर दिया मत, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं पढ़ा करता था तब ये नहीं था। ये प्रैक्टिकल नॉलेज से आता है। आपको ये तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो करेंगे प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे ना, लगभग प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद बात एक ही है ना, या मंत्रिमंडल भी बोल देगा तो बात एक ही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का मुखिया भी प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट ये सिफारिश करी राष्ट्रपति ला, बुलाइए, बुलाओ भाई, संयुक्त बैठक बुलाओ। ये सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति बोलेंगे आइए फलाना तारीख को संयुक्त बैठक, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है, अनाउंस कर देंगे, बुला लेंगे। अब संयुक्त बैठक शुरू हो गई। अब ये सारे लोकसभा के सदस्य या फिर ये सारे लोग अब एक कॉमन हॉल में इकट्ठे हो जाएंगे, सेंट्रल हॉल में। कहाँ? संसद भवन में ही एक सेंट्रल हॉल है, ठीक। आगे इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भाई कोई ना कोई अध्यक्ष होगा तभी तो होगा, कौन करेगा? है? इस सदन की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष या अध्यक्ष। उन्हीं को दे दिया गया शक्ति, ये दोनों में झगड़ा नहीं हो जाती है। ये ऐसा थोड़ी है कि घर में बच्चा लड़ रहा है,
एक कुर्सी में बैठने के लिए दोनों लड़ रहे हैं, एक ही कुर्सी में बैठने के लिए दोनों को आधा आधा बैठा दिए। वैसे यहाँ थोड़ी हो आए, ये नेता नहीं है, ये पद हैं, संवैधानिक पद हैं। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का सभापति। देखो ये करेंगे अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा। हालांकि राज्यसभा का भी मुखिया सभापति होते हैं, यहाँ भी सभापति होते हैं, मुखिया यहाँ भी होते हैं, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ये क्यों बुलाया जाता है? अरे यार मैं ज़्यादा डिटेल जाने लगा हूँ क्या, जब आएगा संयुक्त बैठक। अभी मैं शॉर्ट में ना, जो मैं शुरू करता हूँ तो ऐसे ही होता है मेरे साथ, लेकिन मैं अभी इसकी बारी नहीं आई है। इधर इतना समझ लो कि भैया ये मान लो कि ये दोनों सदस्य अब एक साथ आ गए, ठीक। अब उस विधेयक पर बहस भी एक साथ करेंगे दोबारा। जिस विधेयक पर मतभेद हो रहा है ना दोनों सदनों में, एक सदन पास कर एक सदन नहीं कर रहा है, दोनों एक साथ बैठे हैं, अब फिर से डिबेट करेंगे और फिर से मतदान के लिए रखा जाएगा। अब ज़्यादा आसान है, अब हो सकता है कि भैया दोनों बातचीत में मतभेद दूर हो जाए और मतदान हो और सामान्य बहुमत इसे प्राप्त हो जाए। है ना? और कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है, वो ना हम डिटेल संयुक्त बैठक जब जॉइंट सीटिंग पढ़ेंगे ना तब कर लेंगे, ठीक है। ये इतना अभी जान लो कि संयुक्त बैठक का आह्वान कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होता है तो संयुक्त अधिवेशन में किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। एक और चीज़, मान लो कि फलाना तारीख, आज कितना तारीख है? 22 तारीख, 23 है क्या? 23 तारीख है और आज के दिन सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक है। उसी दिन लोकसभा स्पीकर और जो ये आपके उपाध्यक्ष और एक डिप्टी स्पीकर भी होता है ना लोकसभा का, डिप्टी स्पीकर। भाई कभी उसका लोकसभा स्पीकर का पेट खराब हो गया, नहीं आ सकते तो कौन संभालेगा? उनकी जगह पर डिप्टी स्पीकर संभालेगा। लेकिन अगर दोनों का पेट खराब है तो डेट तो अनाउंस हो चुका है, फलाना तारीख को संयुक्त बैठक होना है, या दोनों है ही नहीं उपलब्ध, तो कौन कर ही अध्यक्षता? तब की स्थिति में ये तो फिक्स है भाई कि संविधान में ये फिक्स है कि यदि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी संसद की तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे। अगर वो अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर करेंगे। लेकिन मान लो दोनों का पद रिक्त है या किसी वजह से अनुपस्थित हैं, अब क्या होगा? अब राष्ट्रपति उस संयुक्त बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य को नियुक्त कर देंगे कि आप अध्यक्षता कीजिए। तो हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा, और कैसे बनेगा कि संयुक्त बैठक में यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो अध्यक्षता की जिम्मेदारी कौन सौंपेगा? राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। उस सदन में बैठे हुए किसी भी सदस्य को नियुक्त कर देंगे, आप अध्यक्षता कीजिए। समझ गए? आइए, वे प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ऐसा अधिवेशन बोले तो असेंबली ना। चुनाव होता है लोकसभा का, है ना, चुनाव होता है, जो चुनाव जीतते हैं देश भर से लोकसभा का चुनाव, उस लोकसभा के सदस्य बनते हैं, नई सरकार बनती है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, अन्य मंत्री भी नियुक्त होते हैं, एक मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन होता है, ये सब होता है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अधिवेशन राष्ट्रपति संबोधित करते हैं संसद के दोनों सदनों को, फिर सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं सब और राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, बताते हैं कि भाई ये फलाना, ये प्रधानमंत्री, ये वो, बताएंगे कि जो नई सरकार बनी है अगले 5 वर्ष इनका विजन क्या होगा, मतलब हाँ एक तरह से, है ना, क्या होगा, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं,
इस तरह का विकास होगा, विकास की आड़ में इस तरह से पैसे खाएंगे, मतलब ये बोलेंगे नहीं वो, लेकिन होता यही है ना, विकास होगा, ये योजनाएं होंगी, गरीबों के लिए फोकस होगा, गरीबों की आड़ में करोड़ों रुपए डकार जाएंगे, ये पूरा विस्तार से बताएंगे, है ना। और एक और वर्ष का, प्रत्येक वर्ष के पहला वर्ष की शुरुआत में ये क्या करेंगे, फिर से संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की एक और शक्ति है कि वो आम चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहला अधिवेशन बुलाते हैं और हर वर्ष पहला अधिवेशन से शुरुआत होता है उनका, ठीक। वे निम्न क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब आपको पता है कि राज्यसभा, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में तो अभी वर्तमान परिस्थिति में मनोनीत का प्रावधान है ही नहीं। 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जा सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान 2019 से है, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ठीक। लेकिन अभी भी राज्यसभा में तो मनोनीत होते, कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 12। कौन कौन से क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। नहीं, खेल बिल्कुल नहीं आएगा। देखो हुआ क्या था, मैं तुमको बता देता हूँ। ये मामला गर्म तब हुआ था जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे। सचिन और रेखा एक साथ। सचिन खिलाड़ी हैं और रेखा जानते हैं आप। इंट्रोड्यूस करवाना हो तो अमिताभ बच्चन की एक्स है ना, और कैसे बहुत ज़्यादा चर्चित इसी वजह से कि वो अमिताभ बच्चन की एक्स रही है। तुम्हारी भाषा में उसको क्या बोल देते हैं, नहीं, लेकिन ये सब तुम लोगों को नहीं करना है ना। अमिताभ बच्चन वहाँ नाच गाना कर रहे थे, वो किया जा सकता है, लेकिन ये सब करके पढ़ाई नहीं की जा सकती, ठीक है। अमिताभ बच्चन, मैं उनका प्रशंसक था, पता है, लेकिन ना पिछले कुछ समय से मैं उनको प्रशंसक नहीं रहा। और अभी मैं गुटखा वाला ऐड देख लिया, मेरा पारा गरम है। मतलब ऐसे भी मैं गरियाता हूँ उनको जब भी देख लेता हूँ। हालांकि मैं खाता हूँ रजनीगंधा, लेकिन ये बुरी चीज़ है, मुझे पता है। मैं आप लोगों को हमेशा चेतावनी दूंगा कि ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है ना, नहीं करना। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदर्शवादी वाक्य बोलते हैं साले हैं, और जहाँ पैसा मिले वहाँ अपना ज़मीर तुरंत बेच देते हैं। पहले आ रहे थे विमल, है ना, विमल क्या ऐसे करके ना, हाँ, जुबान केसरी, केसर खिलाएंगे साले 5 रुपए में, है ना। केसर वो आए, फिर शाहरुख खान भी कूद आए, अब दोनों मिलके चूतिया बना रहे हैं लोगों को, है। अब ये बंद था तो तब तक सलमान खान राष्ट्रीय के प्रचार में आ गए, है ना। और अभी बचे थे तो ये आदर्शवादी वाक्य बोलने वाले अभी कौन से गुटखा प्रचार में आ रहे। होता ये है, देखो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जो स्कूल में पढ़ रहे ना 8वीं 9वीं के बच्चे, ये लोग तो रोल मॉडल हैं। ये लोग, इनको लगता है यही लोग हीरो हैं, यही लोग समाज के हीरो हैं। देख रहे हैं ऐड में आ रहा है तो वही जाएंगे दुकान, पहुंचेंगे और खाएंगे, है ना। भाई अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा है, सलमान खान प्रचार कर रहा है, तो बात होगा, शुरू कर देंगे, आदत लग जाएगी तो है तो बुरा ना। भाई जूस पियो, दूध पियो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मेरी तरह रह जाओगे। जूस पियो, दूध पियो, कसरत करो, खाना खाओ, सामान्य सबसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लोग पीने वाले साले दुनिया भर का बहाना दे देते हैं, अरे दिन भर काम करते, थकान मिटाने के लिए पीना पड़ता है, खुश हो गए तो पीना पड़ता है, दुख हो गया तो पीना पड़ता है, साले चूतिया बनाते हैं। कोई भी नशे की जो सामग्री है वो कभी भी अच्छी नहीं होती, है ना। अब उस दिशा में जाओ ही मत, पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी रहेगा, और देखने वाले कम से कम घृणा भी नहीं करेंगे, साला पच थूकता रहता है ना।
तो ऐसा होता है, और आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे। तो ये सबसे दूर रहना, है ना। ये अमिताभ बच्चन इन सबको, ये साले खुद कभी नहीं खाएंगे लेकिन प्रचार करके पैसा कमाएंगे। वो तो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है साला। मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब जो है ये ड्रामेबाज है, ये सिर्फ पैसे के लिए। तुमको क्या लगता है अक्षय कुमार अपनी एक जो एक छवि बनाने की कोशिश कर रहा है वो देशभक्त है साला? वो है अभी ये सब क्या करते हैं ना, एक समय आ गया अब फिल्म से रिटायर होने वाला हूँ, कुछ इमेज बना लेता हूँ, हो सकता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ कहीं का। सलमान खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त, ये एक तरह के ना छिछोरे लोग हैं। ये जब ये जवान थे तो पता नहीं इनकी कितनी गर्लफ्रेंड हो गई, कितने लोगों को धोखा दिया सालों ने, ये सभी ने, है ना। क्रिमिनल, किसी की जान ले ली है, किसी को धमकाया है, ये सब करते थे ये। और ये अब सक्सेसफुल हो गए, अब फिल्मी करियर एंड होने वाला है, तो ये अब भविष्य ढूंढ रहे हैं, मतलब फिल्म के बाद क्या, नेता बनेंगे। नेता में ज़्यादा कमाई, अब तक जितना कमाए उतना ही घोटाला करेंगे, अंदर हो जाएगा, है ना। ये छवि बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। मैं बोला ना, जैसे कोचिंग मक्कारी से मार्केटिंग कर रही हैं, जिनको ज्ञान नहीं है आराम से फंस जाते हैं। मुख्यमंत्री का अवार्ड, अभी रिजल्ट आया देखो, जिनको चड्डी नहीं पहनना आता, जिनको पैंट नहीं पहनना आता, फर्स्ट रैंक होल्डर, हमारे गौरव, कोचिंग के गौरव। और लोग बोलते हैं कि मैं बदनाम, मैं इसीलिए ऐसी की तैसी करता हूँ क्योंकि इनके टारगेट कौन होते हैं? कॉलेज से निकले हुए नए नए स्टूडेंट। इनको जरा भी ज्ञान नहीं होता कि दुनिया में कितनी मक्कारी है ना। और ये मक्कारी मैं नहीं करता, लेकिन पैंट नहीं पहनना आता, फर्स्ट रैंक, फोटो दो, कोई किसी का दोस्त है, अबे मतलब फ़ोटो दे दे, हाँ दे तो भाई तोर कोचिंग चल निकल ही, ये ले डाल दिस। और कभी बुला भी लेंगे, अपने कोचिंग में कहलवा देंगे, सर के सहयोग से मैं आज फर्स्ट रैंक स्कोर किया मैंने, और हो गया। बस बच्चे उसी में पीछे भागते हैं, उसी के पीछे भागेंगे। मैं ये मक्कारी ना करूं, मैं ये झूठ ना बोलूं, तो क्या मुझे रोटी अपने कमाने का अधिकार नहीं है? इसीलिए मैं बोलता हूं, इसीलिए पोल खोलता हूं कि कोचिंग ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाती है छात्रों को फांसने के लिए। दुनिया को लगता होगा बिलासपुर में बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं ना, जो इतना इतना फोटो भर के छापती है। आपको उसके पीछे की मक्कारी अगर जाननी हो तो मेरे फेसबुक फॉलो करना, जान जाओगे कि कौन कितने बड़े शिक्षक है वहाँ पर। वो खुलेआम ठगते हैं, खुलेआम ठगते हैं बस। और टारगेट कौन है? 19 साल से 22 साल के इस बीच के लड़के, जिनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये पता होता है, शरारत करना आता है, मस्ती करना आता है, लड़की के पीछा करना आता है ना, क्लास बंक करना आता है, कॉलेज बंक करना आता है। अभी आपको कोई जानकारी नहीं है कि दुनिया में किस किस तरह के षड्यंत्र हो सकते हैं, है ना। इतना ये जान, इसीलिए मैं बताता हूँ, कोचिंग के षड्यंत्र बताता हूँ। ऐसे मूर्ख बनाती, ऐसे फांसती। और कोई भी कोचिंग वाला हो, आ जाए मेरे सामने डिबेट करने, आ जाए, नहीं आए, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि मैं नब्ज़ पकड़ा हूँ उनकी। मैं जानता हूँ जितने भी ये आपको प्रतिष्ठित संस्थान दिखाई देते हैं ना, बिलासपुर से रायपुर तक, मैं सबका आ जाए मेरे सामने, उनका मुंह पे बोलूँगा। अब वो नज़र नहीं मिला पाएगा मुझसे, क्योंकि इससे पहले मुझसे पहले कोई बताता ही नहीं था। सब ऐसा होता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, सभी एक तरह से कमा रहे हैं, तो चल कौन बोलेगा। मैं आया तो मुझे तकलीफ़ होने लगी, परेशानी उठानी पड़ी। मैं बोला साला तुम चोरों की मंडली में शामिल नहीं होगा, अब मैं एक्सपोज करूँगा, अब बताऊँगा, छात्रों को समझाऊँगा कि कैसे कैसे जाल बुनते हैं। ये तरीका है मेरा, या तो चोरों की मंडली में शामिल हो जाओ, या फिर लड़ो अपने अधिकार के लिए। तो मैं लड़ता हूँ, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, है ना। वीडियो वैसे मेरे को मालूम है बहुत लोग देखते हो रहे, तुम लोग जब मैं डालता हूँ फेसबुक में, देखा करो, ठीक है। तो ये मैं एड्रेस किया कोचिंग वालों को, तुमको नहीं बोला। हाँ वो मल्ला, मक्कार मल्ला बोले हो, इसमें कोई नहीं आता। लेकिन ये अभी मैं फेसबुक में शेयर करता हूँ अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रचार के लिए, तब तो आते हैं ना, देखते हैं ना, कहाँ बोली साज। हाँ आ जाओ। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब
नॉमिनेट कर दिया। वो लोग कोई चुनाव में नहीं खड़े होते, उन लोगों को राष्ट्रपति ने साइन किया और मेंबर बना दिया राज्यसभा का। लेकिन वो कौन कौन से क्षेत्रों से होने चाहिए ये ज़रूरी है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, केवल ये 4 क्षेत्र। खेल क्षेत्र नहीं है। सचिन तेंदुलकर का मनोनयन समाज सेवा के क्षेत्र से जस्टिफाई किया गया है ना। विवाद उठा था कि कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट करवाया था। विवाद भाजपा ने खड़ा किया था कि सचिन तेंदुलकर का राज्यसभा में मनोनयन गलत है, सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी हैं और खेल का कोई कैटेगरी नहीं है। तो जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो ये था कि सचिन तेंदुलकर भारत के करोड़ों युवाओं के आइडल हैं, क्या आदर्श हैं, न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व भर के। तो करोड़ों अरबों युवा जो हैं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, तो वो उनके तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो क्या ये समाज सेवा से कम है? तो समाज सेवा के क्षेत्र से सचिन तेंदुलकर का मनोनयन माना गया है, खेल कभी नहीं जुड़ा है ना। ठीक, वे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रावधान अभी एक्टिव नहीं है। कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ इससे? 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है ना। भारत में मौजूदा सरकार का मानना है कि भारत में आंग्ल भारतीय समुदाय के कोई योग्य व्यक्ति अभी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लोकसभा में उस समुदाय से 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन उन्होंने अगले 10 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया है। ठीक है, तो पिछली वाली लोकसभा में, पिछली सरकार में भी कोई आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं हुआ था, और अभी आंग्ल भारतीय बोले तो एंग्लो इंडियन है ना, जेकर बाबा भारतीय नागरिक है और जेकर मातारी विदेशी नागरिक है। मतलब विदेशी बोले तो वह बहु यूरोपीय देश के है ना, समझ में आई है ना। बाबा भारतीय नागरिक, ठीक, और माता, ठीक, राहुल गांधी नहीं है, बाबा भारतीय नागरिक रहीस, लेकिन मम्मी भी भारतीय नागरिक हो गए, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार, मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 में, संविधान के अनुसार, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। और सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता ले ली है, तो अब दाई दादा दोनों जन भारतीय नागरिक हो गए, तो आंग्ल भारतीय नहीं है ना, कोनो डहार के नहीं होगा, एती हो गए। ठीक है, ये है आंग्ल भारत। तो आंग्ल ऐसे भारत में, ऐसे वो 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करने का प्रावधान संविधान करता है, लेकिन वर्तमान मौजूदा सरकार ने संविधान में 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किया। इसमें उन्होंने SC, ST इन वर्गों का लोकसभा में आरक्षण तो बढ़ा दिया, लेकिन इसे अभी कंटिन्यू नहीं किया। जो ये प्रावधान था कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जा सकते हैं, इस प्रावधान को उन्होंने इस संविधान संशोधन में आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए वर्तमान में ये व्यवस्था चालू नहीं। ठीक, वे संसद के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो आप पढ़ चुके हो, ये तो आप जानते हो कि जब 17 वर्षांत की स्थिति में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। इन तीनों की रिपोर्ट, एक हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दूसरा संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, इन तीनों की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखते हैं, है ना। संघ लोक सेवा आयोग भाई क्या क्या किया, वार्षिक रिपोर्ट इनकी बनती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट बनती है, और वित्त आयोग जो अभी आपने कुछ समय पहले देखा था, फाइनेंस कमीशन, इनकी रिपोर्ट कौन रखता है संसद के सामने? राष्ट्रपति। वह अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, दादर हवेली, दमन दीव में शांति, विकास और सुशासन के लिए विनियम
बना सकता है वह पुदुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है यदि वहाँ की विधानसभा विघटित हो। इसका अपडेट ना मैं आपको जब अपन संघ शासित पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 नए संघ शासित प्रदेश बन गए हैं, तो उस समय उसका अपडेट हम जब संघ शासित प्रदेश पढ़ेंगे तो पूरा उसमें आएगा। फिलहाल के लिए आप ये जानिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर हवेली, दमन दीव, अब तो ये दोनों एक ही हो गया है ना। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर हवेली, दमन दीव में शांति, विकास एवं सुशासन के लिए विनियम, रेगुलेशन बोलते हैं ना, विनियम, हम अधिनियम नहीं बोल सकते क्योंकि अधिनियम तो संसद बनाता है, मतलब राष्ट्रपति को अधिकार दिया है संविधान ने, तो क्या कर सकते हैं, ये बनाया, ये रूल और रेगुलेशन बनाया, अप्लाई कर दिया, है ना, विनियम बना सकते हैं। और बोल रहा है किस लिए, ये देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किस लिए, शांति, विकास, सुशासन, पीस, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, शासन जो अच्छा हो, सुशासन, है ना। पुत्र नहीं, सुपुत्र उल्टा नहीं होता ना पगली, सुपुत्र का उल्टा होता है कुपुत्र। सु लग गया तो अच्छा हो गया, कु हो गया उल्टा हो गया, ठीक। वैसे सु लगे तो बाथरूम जाना चाहिए। शांति, विकास और सुशासन, इन तीनों के लिए राष्ट्रपति कौन कौन से संघ शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव में विशेष विनियम बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। वो पुडुचेरी के लिए भी नियम बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, क्योंकि ये जितने संघ शासित प्रदेश आप यहाँ 4 देख रहे हो ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव, 3 हो गया, अब 1 हो गया, एक संघ शासित प्रदेश बन गया, ये दोनों को जोड़ दिए, चौथा पुदुचेरी दिख रहा है, तो तीनों के लिए तो अपने मर्जी से बना सकता है। लेकिन पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ के लिए नियम बना सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो विधानसभा विघटित हो तब, क्योंकि आप जानते हो संघ शासित प्रदेश में केवल 2 ही ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है, पुदुचेरी और दिल्ली, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, पुदुचेरी में भी नियम बना सकता है, लेकिन वो कब बना सकता है, एक परिस्थिति में बना सकता है जब वहाँ की विधानसभा भंग हो या विघटित हो। जैसे लोकसभा होता है वैसे ही राज्य में क्या होता है, विधानसभा होता है। क्लियर है, कोनो शंका होती ले, कोनो मैसेज करे रही यार, मैं देखे नहीं हूँ, दोबारा मैसेज करो तो, क्या कोई प्रश्न है। कोई प्रश्न किसी का? चलो ठीक है, समझ गए। ये जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तब निम्न परिस्थिति होती है। ये तो आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बताया था। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, वे विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, वे अपनी स्वीकृति के लिए विधेयक को अपने पास सुरक्षित हैं। ये ऐसा नहीं है भाई, रुको या है ये ना, मतलब इसी को अन्य भाषा में हम ये कहेंगे, ये अलग से फैक्ट में जोड़ दी मिस्टेक। देखो, वह विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं या फिर वह अपनी स्वीकृति के लिए विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अर्थ एक ही है, दूसरा वाला अर्थ दोनों एक ही है, अगला वाला यहाँ है। तीसरा मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये दोनों 2 है और ये 3 है। अब देखो क्या बोल रहा है, या, और सभी में या है, 1 होग करेंगे या 2 करेंगे या 3rd करेंगे। विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकते हैं, किंतु यदि संसद ने पुनर्विचार के लिए वापस आए विधेयक को पुनः संशोधित करके या बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। इंट्रोडक्टरी क्लास में ये बताया गया है। ये अभी जो नए छात्र बैठे होंगे, हाँ जी क्या हो गया, अरे आओ आज खत्म होने वाला है ना। तो ये वाली स्थिति आप जैसे जो नए बच्चे हैं, आप लोग जब बैकअप क्लास लूँगे या आज मैं वीडियो भेजूँगा इंट्रोडक्टरी क्लास, आप इत्मीनान से 2-3 क्लास बैठे बैठे लेटे देखो, कहानी की तरह देखो कि क्या बोल रहा हूँ मैं।
अगर लगे कि मान लो मन में ऐसा लगे कि का काल कर रहा गठिया थे सर पल्ले नहीं पड़े थे तो कोई बात नहीं, मैं क्लास लूँ बैकअप क्लास, सब समझ में आ जाए। लेकिन कहानी समझ में आएगा, मेरा उम्मीद है। कहानी की तरह वीडियो 1, 2, 3 ऐसे सीरियल में देखना, ठीक है। तो ये सब वहाँ बड़ी आसानी से समझ में आएगा। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल मेट टुमारो इन द मॉर्निंग। सो दिस इज़ गुड बाय फ्रॉम माई साइड।